नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत। श्राद्ध पक्ष खत्म हो चुके हैं, नवरात्रा पर्व शुरू हो गए हैं। शक्ति का, ऊर्जा का यह पर्व हम सभी के जीवन में नई आशाओं का संचार करेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब जबकि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, पूरा देश, आज से जीएसटी भी दरें उनकी कम हो गई हैं, पूरा देश खरीदारी के माहौल में डूब जाएगा। त्योहारी सीजन है, कभी दशहरा, दिवाली, छठ, अनेक पर्व उत्सव हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही देश के बिहार, जो दूसरा बड़ा राज्य है, वहां विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे तो सभी राजनीतिक दलों ने बिहार में कमर कस ली है फिर से सत्ता में आने की, लेकिन इसके साथ साथ जो एक कानूनी पक्ष होता है, जो चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव की जब विधिवत घोषणा होती है उसके बाद जो सारा सत्ता का दारोमदार है वो एक जगह केंद्रित हो जाता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली। कई मायनों में देखा जाए तो लंबे अरसे से बिहार में कमजोर पायदान पर खड़ी कांग्रेस को इससे संजीवनी मिली, और जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी, इसने विपक्ष को मोबिलाइज किया है। उनके कार्यकर्ताओं में एक नई आशा का संचार हुआ है और उन्हें लगता है कि वो बिहार में फिर से अपनी सरकार बना सकेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तो चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा की थी। उसको देखते हुए एक दो दिन मतलब है 25 सितंबर में, लेकिन अभी बिहार में मतदाता सूचियों का फाइनल प्रकाशन होने वाला है 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर के बाद चुनाव आयोग का जो दल है दिल्ली से, वो बिहार जाएगा, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा, वहां अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करके चुनाव की तिथियां घोषित करेगा। माना जा रहा है कि चुनाव की तिथियां 3 या 4 अक्टूबर तक घोषित कर दी जाएंगी। पिछली बार चुनाव बिहार में 3 चरणों में किए गए थे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर और 10 नवंबर को मतगणना हुई थी। माना जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो दिवाली के बाद, मतलब दिवाली 21 की है, फिर छठ है 27, 28, तो अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले सप्ताह तक लगभग खत्म हो जाएंगे। 10-15 नवंबर तक चुनाव खत्म हो जाएंगे। चुनाव में जैसा कि आपको पता है कि हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं और हर राज्य का चुनाव अलग अलग समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है। बिहार में भी पिछले, हम अगर 4 दशकों की राजनीति देखें तो वहां 15 साल तक लालू और राबड़ी का राज रहा, और अब पिछले 20 साल से वहां पर नीतीश कुमार का शासन है। भारतीय जनता पार्टी और छोटे दलों के साथ मिलकर उनका एक गठजोड़ बना हुआ है, और लगभग 20 साल से, कुछ 6-8 महीनों को छोड़ दें जब जीतन राम मांझी वहां के मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समय साथ लंबे समय तक रहे, केंद्र की राजनीति में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठजोड़ खत्म करते हुए तेजस्वी और कांग्रेस, यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार बनाई, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। पिछली बार बेशक 75 सीटों पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 74 सीटें भाजपा के खाते में आई, लेकिन सिर्फ 43 सीटों पर जीत हासिल करने वाले नीतीश कुमार तब से लेके अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और वो देश के चंद ऐसे नेताओं में शुमार हो गए हैं
कि जो 20 साल से अधिक जिनका मुख्यमंत्री का राजकाज हो गया है, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने किसी राज्य में दूसरी तीसरी पायदान पर होने के बावजूद 20 साल तक जिन्होंने शासन करने का जिनको अवसर मिला। तो राजनीतिक दलों के मन में ये सवाल है कि क्या उन्हें सत्ता मिलेगी, लेकिन बिहार के मतदाताओं के साथ देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों के मन में भी एक सवाल उठता है कि क्या बिहार इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और उनके सहयोगी दलों की झोली में जाएगा, या फिर पिछले 20 साल से सत्ता से दूर राजद की लालटेन एक बार फिर बिहार में उजियारा करेगी, या फिर 35 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कांग्रेस कुछ ऐसा नया कमाल करेगी जिससे मतदाताओं में उसकी पैठ जम सके। ये सवाल हवा में है। हवा में इसलिए क्योंकि सभी राजनीतिक दल हर चुनाव में जीत के लंबे चौड़े दावे करते हैं, और अगर चुनाव में परिणाम उनकी आशा के अनुकूल नहीं रहे तो वो फिर कई उसको कारणों गिना देते हैं। और आजकल एक आपको पता है कि नया मुद्दा वोट चोरी का उठा है कि जो पार्टी चुनाव में हार जाती है वो अक्सर ये कहती है कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। ये लोकसभा चुनाव में भी देखा गया और दूसरे राज्यों में जब चुनाव हुए, और कांग्रेस और आरजेडी ने जो भी यात्रा निकाली बिहार में, वो वोट अधिकार यात्रा, इस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें दिखाया गया किस तरह जो मतदाता है, वैध मतदाता है, उनके नाम काट दिए गए। खैर, ये राजनीति के ऐसे आरोप प्रत्यारोप हैं जो जब से देश आजाद हुआ तब से अलग अलग रूप में देश की जनता के सामने आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 1975 में जो जेपी आंदोलन शुरू हुआ था बिहार से, और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, क्या वो बिहार देश की राजनीति में कोई नई करवट का संदेश देने जा रहा है? नई करवट इसलिए क्योंकि आपको याद होगा पिछले 35 साल से बिहार के अंदर या तो लालू राबड़ी मतलब एक परिवार, या नीतीश कुमार, दो ही लोगों का शासन रहा है। पर्दे के पीछे से इन लोगों को सहयोग करने वाले दूसरे नेता रहे हैं। लेकिन बिहार में इस बार पिछले 1.5 साल से एक नई मुहिम शुरू हुई है, जन सुराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव रणनीति और चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाला, वो अपनी खुद की पार्टी जन सुराज बनाकर इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि बिहार इस बार करवट के लिए तैयार है। करवट मतलब राजनीतिक करवट। उनका मानना है, जो उनको जन समर्थन मिल रहा है उससे, प्रशांत किशोर का ये मानना है कि बिहार की राजनीति अब 2 गठबंधनों की राजनीति से ऊब चुकी है। और जिस तरह दिल्ली के अंदर एक नई अन्ना हजारे आंदोलन से जो उपजी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसने जो जीत का परचम फहराया था, यह एक जमाने में असम में जो ऑल असम स्टूडेंट्स आसू जो बनी थी, और छात्रों की जो अलग अलग असम गण परिषद बनी थी, उन सब ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था। उससे असम गण परिषद का जो गठन हुआ था वो भी सत्ता में रही थी। पर हमने ये देखा है कि ऐसे प्रयोग जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, क्षणिक रूप से जो कम समय में एकदम लोगों के सामने आती हैं, धूम धड़ाका करती हैं, लेकिन बाद में वो लंबे समय की राजनीति का उनमें मादा नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने बेशक 10 साल 11 साल दिल्ली में शासन किया, लेकिन इस बार जब उसको हार मिली तो बहुत से राजनीतिक हलकों में विश्लेषकों ने सवाल उठाए कि क्या आम आदमी पार्टी का हश्र भी असम गण परिषद जैसा होगा? आज असम गण परिषद असम के राजनीतिक मापचित्र पर कहीं प्रभावी भूमिका में नजर नहीं आती।
तो प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति को बदलेंगे? और अक्सर वो अपने, जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि उनका पार्टी का क्या आशय होगा, क्या वो एक वोट कटवा पार्टी बनेंगी, तो उनका एक ही जवाब होता है, या तो उनकी पार्टी अर्श पे होगी या फिर फर्श पे। मतलब या तो वो 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे या 10 से कम सीटों पर जीतेंगे। खैर, भारतीय राजनीति के चुनाव में कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी चुनाव रणनीतिकार या जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का जो हिसाब किताब लगाते हैं, भारतीय राजनीति में पूरी तरह से कभी सफल नहीं हुए। ये बात अलग है कि किसी एक चैनल का, सर्वेक्षण का आंकड़ा उस नतीजे के आंकड़े के आसपास पहुंचता है, लेकिन बिहार में जहां लगभग 13 करोड़ की जनसंख्या है और लगभग 7.7 करोड़ 80 लाख मतदाता है, उस बिहार की नब्ज को समझना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी रणनीतिकार के लिए, किसी भी सर्वेक्षणकर्ता के लिए एक्यूरेट पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। वो इसलिए कि बिहार का जो चुनाव है, यूं तो भारत में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसमें जातिगत आधार होता है, लेकिन ये मानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि बिहार की राजनीति जातीय राजनीति के लिए पूरे देश में आज भी सबसे ज्यादा मानी जाती है। मतलब वहां जो जाति लामबंदी होती है राजनीतिक दल के मुकाबले, किसी व्यक्ति के मुकाबले, एक ऐसे गठजोड़ बने हुए हैं कि वहां यादव है, मुसलमान है, वो माना जाता है कि 80% वोट उसका लालू की जो आरजेडी है उसके साथ जाता है, और अगड़ों के जो वोट है, यादवों के अलावा जो ओबीसी के वोट है, राजपूतों के वोट है, ब्राह्मणों के वोट है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी, और कुर्मी वोट, ये वोट भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के साथ जाते हैं। और जब चिराग पासवान इस गठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं तो एक वोट बैंक है, वो भी इसके खाते में आता है। पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, इसलिए वो खुद तो अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जनता दल यू के जो प्रत्याशी हैं कई जगह उनको नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार गठबंधनों की तस्वीर अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। हर गठबंधन में जो दल हैं वो सीटों की दावेदारी जता रहे हैं, और जो 243 सीटें हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो हर दल लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे हमारी जीत की संभावनाएं उतनी ही बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा सीट आएंगी, मुख्यमंत्री पद का दावेदारी हो या मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे का समय हो, उनकी बात सुनी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जीतन राम मांझी, इनके बीच में चिराग पासवान, इनके बीच में मोटी मोटी सहमति बनने की खबरें आ रही हैं कि लगभग 101 पे भाजपा लड़ेगी, 102 पे जेडीयू लड़ेगी, 20 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। लेकिन असली तस्वीर जब सामने आएगी, जब चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, और घोषणा के बाद में जब सीटों का आपसी सहमति बन जाएगी, ये स्थिति कांग्रेस और आरजेडी के साथ है। और कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, ये अलग बात है कि वो सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का दावा है कि 70 सीटें उसे चाहिए, और 70 कांग्रेस मान रही है, 40 सीपीआईएम माले वाली पार्टी मांग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव की घोषणा से पहले जो गठबंधनों की राजनीति है वो भी अपनी पूरी तरह से उबाल पर है, और हर राजनीतिक दल सत्ता की जो बंटवारा है, सब सीटों का जो बंटवारा है, उसमें अधिक से अधिक सीटें हड़पने के प्रयास में है। हर चुनाव से पहले होता है, हर राजनीतिक दल की ये कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और ज्यादा से ज्यादा अपना जनाधार कोशिश जिताने की कोशिश करें। लेकिन अभी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, जो एनडीए जिसको हम गठबंधन बोल सकते हैं, वहां सीधे सीधे 43 सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। और अभी भी सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, मतलब गठबंधन की सरकार आती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बाद में वो बनते हैं नहीं बनते हैं बात अलग है, लेकिन जो 20 साल से नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं
भारतीय जनता पार्टी की मानना है कि सीटें कम आए या ज्यादा आए, मुख्यमंत्री वो बनेंगे। लेकिन जो महागठबंधन है, लालू प्रसाद की पार्टी है, कांग्रेस है, या और सीपीआईएम है, छोटी पार्टियां वीआईपी है, वहां पे जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकली, तो जब तेजस्वी से सवाल पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कौन आपकी नजर में योग्य उम्मीदवार है, तो तेजस्वी ने बेधड़क राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हमारा दल छोटा दल है, बिहार तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस बड़ा दल है, और अगर विपक्षी गठबंधन की सरकार आती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब यही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि बिहार में अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो राहुल गांधी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इन जो खबरें आती हैं इस तरह की, उससे जो अटकलें लगाई जाती हैं, उससे ये अटकल लगती है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद में तेजस्वी यादव ने अभी बिहार में अपनी नई यात्रा शुरू कर रखी है। उनका मकसद भी लोगों को वोट मोबिलाइज करना है, और इन दोनों बड़े गठबंधन और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसके अलावा जो और छोटे छोटे दल हैं जो भी कहीं समाहित नहीं हो पाए हैं, जिसमें AIMIM ओवैसी, अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, पिछली बार 5 सीटें उसने जीती थी और 7-8 सीटों पर उसने आरजेडी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी, मतलब उनके कारण से आरजेडी वहां वो सीटें नहीं जीत पाई। तो क्या सवाल अभी भी है कि असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार की तरह बिहार में 20-25 सीटों पर लड़के आरजेडी गठबंधन को डेंट करेंगे, या फिर उनकी जो मांग है कि महागठबंधन में उनको भी जगह दी जाए, और सम्मानजनक अगर सीटें दी जाती है तो विपक्षी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए वो इस महागठबंधन के साथ आने को तैयार है। तो कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग की जो वोटर सूची है 1 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। उसके बाद 2-3 अक्टूबर तक चुनाव की घोषणा संभावित है कि 2-3 अक्टूबर तक चुनाव की घोषणा, दशहरा 2 अक्टूबर का, उसके बाद घोषणा हो जाएगी। लेकिन बिहार जो देश की राजनीति में परिवर्तन का प्रतीक रहा है, जैसा मैंने कहा 1975 में छात्र आंदोलन जब हुआ था बिहार में, और उसके बाद जो वो पूरे देश में मूवमेंट बना, जेपी का जो आंदोलन कहा जाता है, जेपी मूवमेंट, उस जेपी मूवमेंट के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई, और उसके बाद फिर कई बार वहां पे देवेगौड़ा बने, गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने। कह सकते हैं एक तरीके से वो 75 की क्रांति के बाद ऐसे हालात बने जिससे देश में गैर कांग्रेसी सरकारों का भी बनना शुरू हुआ। तो बिहार की राजनीति में अभी चुनाव की घोषणा होने तक, गठबंधन की राजनीति पूरी होने तक, प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरने तक अभी पूरा 1 महीने का समय है, और इस 1 महीने में अभी बिहार को बहुत उठापटक देखनी है। ये कह सकते हैं कि बिहार आने वाले दिनों में राजनीति का एक ऐसा अखाड़ा बनने जा रहा है, और जिस तरह वोट अधिकार यात्रा में जो सवाल उठे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे, और मामला कोर्ट तक भी गया, ऐसे जो प्रसंग हैं वो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में अभी देखने को मिलेंगे। और माना यह जा रहा है कि बिहार के जो चुनाव हैं उसके नतीजे चाहे जो हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का गठबंधन सत्ता में दोबारा से आ जाए, तो भी ये जो सवाल है वोट अधिकार यात्रा का, चुनाव आयोग की निष्पक्षता का या धांधली का, सीधे सीधे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदाताओं की जो चोरी है, वोटों की जो चोरी है, उसको रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। उन्होंने कई आंकड़े दिए हैं, पुराने कर्नाटक के चुनाव के भी आंकड़े दिए हैं। तो निश्चित रूप से चुनावी नतीजे चाहे जो भी रहे, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को लेकर इस देश में एक नया बवाल खड़ा होने की आशंका प्रकट हो रही है। उससे पहले भी चुनाव में ये सवाल उठे हैं कि
भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हैक करती है, ईवीएम में गड़बड़ी करती है, कोर्ट में भी मामले गए, लेकिन उसका कोई नतीजा ऐसा नहीं निकला। चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक दलों को चुनौती दी कि वो आए और ईवीएम हैक करके दिखाए। हालांकि कोई राजनीतिक दल नहीं गया, लेकिन राजनीति जैसा आप कहा कि आरोप प्रत्यारोपों का खेल है और उसमें आंकड़ों की बजाय शब्द बाण चलाए जाते हैं और जनता में ये कोशिश की जाती है कि जो हम बात कह रहे हैं वो बात सही है। बहरहाल जो भी हो, आने वाला जो 1.5 महीना है लगभग, वो बिहार के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए भी एक नया संदेश लेकर आएगा। संदेश इस बात का कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिर से वहां काबिज हुआ तो चुनाव आयोग के आरोप प्रत्यारोपों की बात छोड़ दो, देश में मैसेज जाएगा कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र भी जीता, हरियाणा भी जीता और उसके बाद अब बिहार जीता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बिहार में अपनी सत्ता नहीं बचा पाता तो संदेश ये जाएगा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 241 सीटों पर सिमटी और अब बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें आती हैं, उस बिहार के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया। तो उससे उस चुनाव के नतीजे, ये चुनाव, बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेंगे अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसके 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे, बंगाल हो, तमिलनाडु के हों या केरल के हों, असम के हों, उस चुनाव में बिहार के चुनाव के नतीजों के संकेत और इसके जो नतीजों से निकलने वाले संदेश है, उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। तो अभी आप मतदाता, जितने भी बिहार के मतदाता हैं, वो अपने अपने राजनीतिक दलों का आकलन करने में जुटे हैं कि कौन सा राजनीतिक दल या कौन सा प्रत्याशी उनके लिए अगले 5 सालों के लिए मुफीद होगा। लेकिन देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग बिहार के चुनाव पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं और निश्चित रूप से बिहार के चुनाव नतीजे देश में एक नई राजनीतिक परिभाषा का संकेत देंगे और जो भी नतीजे आएंगे वो आने वाले चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, इतना कहा जा सकता है। तो सारा दिन कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।